पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में बात किया था और प्रेशर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली वो बेस्ड होगी अगली क्वांटिटी के ऊपर, दैट इज़ मोल। मोल को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हमें और पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या है एटॉमिक मास। हालांकि आप लोगों ने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किए हुए हैं, क्लास 9th 10th में भी आपने इनको थोड़ा थोड़ा देखा है, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को एक बार और, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनके हमें एटॉमिक मासेस मोल कंसेप्ट पढ़ते हुए चाहिए, उनको मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ। मगर हमें कम से कम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। मगर अभी मैं सिर्फ वो कॉमन एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ जो हम जनरली यूज़ कर रहे होंगे इस सेशन के दौरान, या इस मोल कंसेप्ट में जो हम क्वांटिटी मोल को पढ़ रहे हैं, इस क्वांटिटी को उनकी प्रॉब्लम्स करते हुए जो हमारे को ज़्यादातर एनकाउंटर होंगे उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो एटॉमिक मास बेसिकली क्या है? अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को, किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को अगर निकाला जाए, वन एटम के मास को अगर कैलकुलेट किया जाए, तो वो बेसिकली क्या आता है? एटॉमिक मास। तो इट इज द एटॉमिक मास इज व्हाट? इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के एक एटम के मास को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास की सेवरल यूनिट्स रह सकती हैं, जैसे आप दूसरी क्वांटिटीज में देखें, लेकिन मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ग्राम, ये सारी यूनिट्स यूज की जाती हैं। बट एटॉमिक मास के लिए हम एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो नया यूनिट क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या सिंपली U। U जो होता है, U ऐसे डिजिग्नेट किया जाता है, दिस इज U। दिस U इज टर्म्ड एज यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास क्या होता है उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक एटम का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, इट इज़ वेरी माइन्यूट। जैसे अगर अपन देखें कार्बन के एक एटम का जो मास है, कार्बन के एक एटम का जो मास होता है ग्राम में अगर मैं बात करूं तो इट इज़ 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। बहुत स्मॉल है, ठीक है। 1.99 यानी नियरली 2 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम्स, 10 टू दी पावर -23 ग्राम्स। अगर मैं ग्राम में लिखूं तो 10 टू दी पावर -23 ग्राम, किलोग्राम में लिखूं तो -26 kg। तो ये मास बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, और अगर हम 10 टू दी पावर -23 को याद रखेंगे तो हमारे लिए एटॉमिक मासेस को रिमेंबर रखना थोड़ा सा, या हमको बोलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। इतना लंबा हमको एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि एक एटम का मास कितना है। तो कार्बन एटम का एक एटम का मास है 1.99 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम्स। रादर देन हम इसके लिए एक छोटी यूनिट यूज़ करते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम एक बहुत छोटी सी वैल्यू यूज़ करते हैं, और वो क्या है? U, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास अगर आप देखें तो 1U की वैल्यू कितनी होती है, इसका डेरिवेशन आगे देखेंगे। 1U का जो वैल्यू होता है बेसिकली वो होता है 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम्स, ठीक है। तो ये वैल्यू खुद में ही बहुत छोटी है, तो इसीलिए हमने क्या किया? इसको इंट्रोड्यूस किया। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना आ जाता है? 12U, इट इज 12U, ठीक है। तो अब थोड़ा आसान हो गया, एक मेजरेबल क्वांटिटी जैसा दिखता है। 2 इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम वॉज नॉट सीम टू बी मेजरेबल ना, 0.000000 ऐसा 23 टाइम्स करके फिर आएगा 1.9 है ना। सो इट इज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो इसीलिए हमने U को यूज़ करना चालू किया। एक छोटी क्वांटिटी हमने क्या करी? असाइन करी इसको। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? बेसिकली इट इज 1U, ठीक है। अगर हम U की डेफिनेशन को देखें तो U क्या है? U बेसिकली 1U इज 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट इज 1U, ठीक है। अगर आप एक कार्बन एटम का मास लें और उसे 1/12 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो क्या होगी? 1U के बराबर, ठीक है। ये जो एटॉमिक मासेस हैं बेसिकली ये क्या है? ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, मतलब ये हमने निकाले हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में। कार्बन के रिस्पेक्ट में निकालने का मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो आप बेसिकली क्या बता रहे हैं कि हाइड्रोजन का एक एटम कार्बन के एक एटम के मास के
1/12 पार्ट से, कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना हेवियर है। ठीक है, कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स हेवियर है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बेसिकली 1U ही है। इसका मतलब कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एंड बोरोन दूसरा एग्जांपल है बोरोन। तो बोरोन का एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 11U आ रहा है। ठीक है ना, सो यहाँ पर ये 11 टाइम्स हेवियर है किससे, कार्बन एटम के एक 1/12 पार्ट का जो अगर आप निकालेंगे वैल्यू, कार्बन का जो एटम है उसके एक एटम के मास के 1/12 पार्ट की वैल्यू से बोरोन का जो एक एटम है वो कितना टाइम्स हेवियर है, 11 टाइम्स हेवियर है। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, 11U। इसी तरीके से कार्बन कितना हेवियर हो जाएगा, 12 टाइम्स, क्योंकि 1/12 पार्ट किया था हमने, 1/12 पार्ट किया था 12 कार्बन 12 एटम के एक एटम के मास से, है ना। तो बेसिकली ये कितना हो गया, 12 टाइम्स हेवियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन इज 14U। मतलब क्या है, नाइट्रोजन का एक एटम कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स हेवियर है, 14 टाइम्स हेवियर है। ऑक्सीजन का 16U है, तो यानी ऑक्सीजन का एक एटम कितना हेवियर है, 16 टाइम्स हेवियर है कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से। तो इस तरीके से हम इसको बताते हैं। तो दिस इज द स्मॉलर यूनिट फॉर वेट और मास। ठीक है, तो आपको ये एटॉमिक मासेस याद रखने हैं। बोरोन 11U है, कार्बन 12U है, नाइट्रोजन 14 है, ऑक्सीजन 16 है, फ्लोरीन 19U है, सोडियम 23 है, एल्यूमिनियम 24 है, फास्फोरस 27 है, सल्फर 31 है, इसी सॉरी फास्फोरस 31 है, सल्फर 32 है, क्लोरीन 35.5 है। एंड देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो पोटेशियम है 39 है, और कैल्शियम जो होता है वो 40U होता है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हमको ये तो मिनिमम पता होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें तो यहीं पर मैंने साइड में एक और वैल्यू लिखी हुई है, 1U एंड 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, 11U एंड 11 ग्राम पर मोल, 12U एंड 12 ग्राम पर मोल, एंड लाइकवाइज। मतलब अगर आप एक मोल एटम लेंगे और उसका मास निकालेंगे ग्राम में, तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही आएगा एटॉमिक मास के। ठीक है, अगर आप एक मोल एटम लेंगे हाइड्रोजन के, एक मोल एटम क्या होते हैं वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। अगर हम एक मोल एटम लेंगे हाइड्रोजन के और उनका मास निकालेंगे ग्राम में, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम ही आएगा किससे, एटॉमिक मास से। ठीक है, बस यूनिट में चेंज हो जाएगा। ये यूनिफाइड मास में था और ये किसमें है, ग्राम पर मोल में है। दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं सब जगह यही आ रहा है, 11U 11 ग्राम पर मोल, 12U 12 ग्राम पर मोल, 14U 14 ग्राम पर मोल, 16U 16 ग्राम पर मोल, 19U 19 ग्राम पर मोल। अभी 23U है तो आगे 23 ग्राम पर मोल होगा, मैग्नीशियम 24 तो 24 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, आपका फास्फोरस 31 है तो 31 ग्राम पर मोल होगा, एंड लाइकवाइज। ठीक है, एल्यूमिनियम 27 है तो 27 ग्राम पर मोल होगा, एंड लाइकवाइज। दिस इज दीज आर योर एटॉमिक मासेस। व्हाट आर मॉलिक्यूलर मासेस, भाई किसी भी कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास निकाल लो, तो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा बेसिकली वो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। अब मॉलिक्यूलर मास निकाला कैसे जाता है ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है, फिर से बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं, सभी एटम्स जो होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, जितने भी डिफरेंट एटम्स हैं, उन डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक मास को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए मॉलिक्यूल के अंदर, और उससे जो निकल के आएगा वो बेसिकली क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। अब इसमें तो सिर्फ नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में जो है अगर आप देखें तो सिर्फ नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 14। एक एटम का मास 14 था और 2 एटम है तो 2 × 14 इज 28U या 28 ग्राम पर मोल। O2 के अंदर भी सिमिलरली 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 × 16 32U या 32 ग्राम पर मोल। H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, नंबर ऑफ एटम 2 है, तो 1 × 2 प्लस 16 × 1 कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 18U या 18 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से आप देखें H2SO4, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 × 1, एक सल्फर का एटम है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो 1 × 32
4 ऑक्सीजन के एटम है तो 16 इंटू 4 64, ये टोटल ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा 98 यू या 98 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से आप एसिटिक एसिड को देखिए, 2 कार्बन के एटम हैं, 4 एटम हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो 2 इंटू 12 फॉर कार्बन, 4 इंटू 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 16 इंटू 2 फॉर ऑक्सीजन। सबको ऐड कर लिया तो ये आता 60 यू या 60 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से हम बेसिकली क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, 1 यू मैंने आपको बता दिया, 1 यू इज बेसिकली व्हाट 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के मास के 1/12 पार्ट के बराबर होता है 1 यू। ठीक है, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी बेसिकली वैल्यू आती है 1/6.022 × 10⁻23 ग्राम। इसको भी अब आगे हम देखने वाले हैं कि ये 6.022 × 10⁻23 कहाँ से आया। तो 1/6.022 × 10⁻23 ग्राम, या इसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1.66 × 10⁻24 ग्राम या -27 kgs। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इस फंडामेंटल को हम याद रखेंगे हमेशा। ये 1 यू क्या है इसको हमें पता होना चाहिए। 1 यू की डेफिनेशन आपसे बोर्ड में भी पूछते हैं कि 1 यू व्हाट इज 1 यू। तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। आगे हम आ जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट या मोलर मासेस के ऊपर, जो हम एक्चुअली हमारी हेडिंग थी कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है और मोलर मास कैसे निकलेंगे। तो भाई मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर बात करें, मोल क्या है, व्हाट इज 1 मोल। तो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, it is the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in 12 gram of carbon 12 isotop। आप उतना अमाउंट ले किसी भी सब्सटेंस का जिसमें इतने पार्टिकल या इतनी एंटिटी आ जाएं जितनी कि कार्बन के 12 ग्राम में एटम्स होते हैं। ठीक है, 12 ग्राम के कार्बन के अंदर जितना एटम्स होता है उतना ही एटम्स किसी दूसरे सब्सटेंस का लिया जाए या उतना ही मॉलिक्यूल किसी दूसरे सब्सटेंस का लिया जाए, भाई वो डिपेंड करेगा कि वो क्या है सब्सटेंस। जैसे अगर एटम है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो अगर आप देखेंगे तो बेसिकली उसका हाइड्रोजन एटम कितना होना चाहिए, जितना एटम, अगर हाइड्रोजन एटम का 1 मोल चाहिए तो कितना एटम चाहिए होगा हाइड्रोजन का, जितना एटम 12 ग्राम के कार्बन में होता है। ठीक है, जितना एटम कार्बन का होता है 12 ग्राम कार्बन में, उतना एटम निकाल लो, उसके बराबर नंबर आप क्या कर लीजिए हाइड्रोजन के एटम का ले लीजिए। भाई मोल बेसिकली है क्या, इट इज जस्ट अ यूनिट। यूनिट कैसे, आप लोगों ने सुना होगा डजन, डजन सुनते हैं ना हम, तो डजन 1 डजन एप्पल्स, तो 1 डजन एप्पल्स का मतलब क्या है आपको पता है। 1 डजन एप्पल इज मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स इज 12 एप्पल, 12 यूनिट्स ऑफ एप्पल। अगर मैं बोलता हूँ 1 डजन मैंगो, सो इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 12 यूनिट मैंगोज। ठीक है ना, 12 मैंगोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ 1 डजन बनानास, तो बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग 12 बनानास। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इस 12 के नंबर को हमने क्या करा, छोटा कर दिया और उसको 1 डजन बोल दिया, एक सिंगल वर्ड। वैसे ही हमने क्या किया है, मोल के अंदर भी इसी चीज को इनकॉर्पोरेट किया है। एक बहुत बड़ी वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, सिर्फ एक छोटे से वर्ड मोल से डेजिग्नेट कर दिया है। अब ये जो बड़ी सी क्वांटिटी है वो क्या है उसको देखते हैं हम, और ये कैसे निकलेगी। मतलब आप उस चीज को निकालेंगे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम्स हैं कार्बन में। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। इस नंबर को हमने क्या कर दिया, 1 मोल बोल दिया। और किसी भी सब्सटेंस के लिए इसी नंबर का एटम लिया जाए या इसी नंबर का मॉलिक्यूल लिया जाए तो वो उस सब्सटेंस के एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। जैसे मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, इट इज 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। ठीक है, एक एटम का मास कार्बन का कितना होता है, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। यानी कि 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स हैं, एक एटम है कार्बन का। मैं ये निकाल रहा हूं कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होंगे कार्बन के। तो अगर 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स के अंदर एक एटम है कार्बन का, तो 1 ग्राम में कितना आएगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल हैव 1/1.99 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। सिंपल यूनिटरी मेथड को हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 ग्राम के अंदर इतना एटम्स है तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितना होगा, 12/1.99 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है,
इतने एटम्स होंगे कार्बन के। नाउ 12 ग्राम के अंदर ही नंबर चाहिए था, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम आएंगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब इतने एटम्स, कितने एटम्स? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स अगर किसी और एलिमेंट के लिए जाए तो वो उस एलिमेंट का 1 मोल, क्योंकि कार्बन का भी ये 1 मोल है ना। अगर इतने ही एटम किसी मॉलिक्यूल के लिए जाए, किसी अगर इतना ही बड़ा नंबर किसी मॉलिक्यूल का ले लिया, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल होंगे। और किसी भी एंटिटी को, जैसे हम डजन के लिए हमने बोला था ना कि डजन के लिए किसी भी एंटिटी का डजन बोला जा सकता है। मैं इस मार्कर का डजन बोल सकता हूँ, तो इस मार्कर का डजन का मतलब क्या है? 12 मार्कर्स, इजंट इट? वैसे ही अगर मैं बोलूं कि मार्कर का 1 मोल बताइए, तो 1 मोल मार्कर में कितने मार्कर होंगे? 6.022 into 10 to the power 23 मार्कर पेन्स विल कंस्टिट्यूट 1 मोल ऑफ दिस मार्कर। अगर मैं बोलूं भाई कि अगर मेरे शूज का 1 मोल बताइए, ठीक है ना, कि 1 मोल शूज में कितने शूज होंगे, तो कितने पेयर ऑफ शूज होंगे 1 मोल में? 6.022 into 10 to the power 23 मोल्स होंगे, या सॉरी शूज होंगे, ठीक है ना, पेयर ऑफ शूज होंगे। 6.022 into 10 to the power 23 पेयर ऑफ शूज होंगे 1 मोल शूज के अंदर। समझ में आया बात? इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं बोल देता हूँ 2000 रुपीज नोट है, तो 2000 रुपीज नोट का 1 मोल में कितना 2000 रुपीज नोट होगा? तो 6.022 into 10 to the power 23 2000 रुपीज नोट्स होगा। आई वुड लाइक टू हैव इट, बट इतना होगा 1 मोल के अंदर, ठीक है ना। सो किसी भी चीज का अगर हम 1 मोल बोल रहे हैं तो उसके अंदर बेसिकली हम उसको क्या डिजिग्नेट कर रहे हैं कि उसके अंदर कितनी पार्टिकल्स हैं, कितनी एंटिटीज हैं उस चीज की? 6.022 into 10 to the power 23 एंटिटीज हैं। अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन एटम बोलता हूं तो इसका सिंपल मीनिंग है कि हाइड्रोजन एटम का कितना नंबर होगा? 6.022 into 10 to the power 23 एटम विल कंस्टिट्यूट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं बोलता हूं कि भाई बोरोन का 1 मोल बता दीजिए, बोरोन के 1 मोल में कितना एटम होगा? तो 6.022 into 10 to the power 23 बोरोन एटम्स विल कंस्टिट्यूट 1 मोल ऑफ बोरोन। अगर मैं बोलता हूं कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं ना, तो N2 मॉलिक्यूल का 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा? तो 6.022 into 10 to the power 23 molecules of nitrogen will constitute 1 mole of nitrogen molecule। ऐसे ही O2 मॉलिक्यूल के अंदर 6.022 into 10 to the power 23 molecules of O2 will constitute 1 mole of O2 molecule। H2SO4 कितना मॉलिक्यूल चाहिए 1 मोल बनाने के लिए? 6.022 into 10 to the power 23 molecules of सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो क्या बनेगा? 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल्स हमको वहां मिलेगा। इस नंबर को, इस बड़े नंबर को 6.022 into 10 to the power 23, इस नंबर को हमने एक नाम दे दिया जिस साइंटिस्ट ने निकाला था, वो क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो ने कैलकुलेशन करी थी तो इसका नाम दे दिया गया एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होता है 1 मोल के अंदर, या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा 1 मोल के अंदर किसी मॉलिक्यूल के। तो किसी भी पार्टिकल का आप कितना नंबर लें, जितना नंबर एटम्स का है 12 ग्राम कार्बन के अंदर, तो वो क्या कंस्टिट्यूट करता है? उस पार्टिकल का या उस सब्सटेंस का 1 मोल कंस्टिट्यूट करता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, उतने एटम्स लीजिए कार्बन के, उतना एटम्स लीजिए एक सब्सटेंस का जितना की एटम्स है 12 ग्राम कार्बन में, तो वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के एटम का क्या हो जाएगा? 1 मोल। या उतने मॉलिक्यूल्स लीजिए एक सब्सटेंस के जितने की 12 ग्राम कार्बन में एटम है, तो वो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा? 1 मोल। एंड लाइकवाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड।